गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपसे अगर बात की जाए तो कुल मिला के सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 11 तक के वीडियो को डिस्कस किया जा चुका है और साथ ही साथ उसका वीडियो अपलोड भी कर दिया गया है। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर बात की जाए ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। इससे बेहतर वैसे तो मैं और भी सेट हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इससे बेहतर सेट आपको कोई भी नहीं है। जो भी आप जानते होंगे, जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करते होंगे, सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि ज्ञान बिंदु का सेट कितना महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक निवेदन है कि क्या करेंगे, जो भी सेट आपको अपलोड मिलेगा, अगर आप सेट किसी भी सेट को उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो उसे कंप्लीट करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न आधा अधूरा करके नहीं आना है। तो उद्देश्य आपका है कि हम मेरा एग्जामिनेशन अच्छा जाए, तो इसके लिए सेट भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो बिना समय गंवाए सेट की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे। देखिए, अब वाकाटक वंश जो है उसके बारे में पूछा गया है कि 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और साथ ही साथ इसके अलावा और 7 प्रकार के अन्य यज्ञ करवाए थे। तो यह कौन था? ऐसा करने वाला प्रवरसेन प्रथम था। यह वन का मतलब प्रथम को डिनोट करता है। तो प्रवरसेन प्रथम था जो कि वाकाटक वंश से संबंधित था और उसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके अलावा उसने 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे। इसका जो है टाइम पीरियड यानी कि शासनकाल का अगर बात की जाए तो यह 275 से 335 ईसा पूर्व जो है इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। पूछा गया है कि इसमें से इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा आपात जो है वह मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल सलाह देता है इसे लागू करने के लिए और राष्ट्रपति इसको लगाता है। तो यह जो है यहाँ पे दूसरे नंबर में अगर बात करें राष्ट्रपति शासन और तीसरा नंबर वित्तीय आपात, वह जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यह आर्टिकल 356 और इसके अलावा आर्टिकल 365 इस सभी के दोनों के द्वारा लगाया जाता है। तो बात करें कि भाई 356 कब होता है और 365 कब होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह धारा 356 कब लागू होती है और धारा 365 कब लागू होती है। तो 356 का यूज तब किया जाता है यानी कि इसका प्रयोग संवैधानिक तंत्र जो है वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र जो है वह पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण, इतना लिख देंगे तो आप समझ रहे हैं, है ना। विफल होने के कारण संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है, तब यह 356 लगाया जाता है धारा। और 365 जो है वह केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन, वो राज्य सरकार के द्वारा उसमें विफलता अगर होती है यानी केंद्र सरकार जो आदेश देती है उसका अनुपालन करने में राज्य सरकार के द्वारा विफलता होती है यानी राज्य सरकार उसका पालन नहीं करते हैं, इस दशा में कह सकते हैं कि 365 को लागू किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 और 3। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वो भी मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, मंत्रिमंडल के मशवरा पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बात की जाए ऑप्शन ए की। पूछा गया कि गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर पठार का भाग है, ऐसा पूछा गया है। इस तरीके से अगर बात करें तो गारो खासी जयंतिया जो है वह अभी यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की बात कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो यह छोटा नागपुर का पठार है ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शंस में, और आपको सही कथन को ढूंढना है। तो यह छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है गारो खासी जयंतिया। यह कहाँ है? यह शिलोंग के पठार का भाग है। शिलोंग के पठार, ठीक है, शिलोंग के पठार का भाग है। ऑप्शन बी में कह रहा है, मैं आराम से प्रश्न कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए।
रांची का पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, तो नहीं, भारत का रूर प्रदेश जो है वो किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर एक साथ लिखा जाता है, छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह जो क्या है, छोटा नागपुर पठार संप्राय मैदान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह आधार तल को प्राप्त करता है। ठीक है, यह आधार तल को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए संप्रदाय मैदान की तो यह आधार तल को प्राप्त करता है। आप सुन के लिख लेंगे, आधार तल को प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी में कह रहा है कि शिलोंग पठार छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है, यानी कि अगला भाग है। तो जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है, शिलोंग का पठार छोटा नागपुर पठार जो है उसका अग्रभाग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 में। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने की थी। तो यह दलित वर्गों के लिए जो यह दलित वर्ग मिशन समाज था उसकी स्थापना वी.आर. शिंदे यानी कि विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या नाम था इनका, विट्ठल रामजी शिंदे, उनके द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम सही है, यानी कि जो पोस्ट होता है, वरीयता होता है, सीनियरिटी, उसके हिसाब से जो पूछा गया है वह अनुक्रम कौन सा आपका सही है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, यूपीएससी के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो इनमें सबसे पहले अगर सबसे ऊंचा पद देखा जाए तो क्या होता है, सबसे ऊंचा पद होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति का, यानी कि ऑप्शन 1। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद सीनियरिटी जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अनुसार उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो पोजीशन है ऑप्शन के अनुसार वह नीति आयोग के अध्यक्ष का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 नीति आयोग के अध्यक्ष का होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तीसरा नंबर होता है। यह दूसरा हो गया और यह पहला हो गया। इसके अलावा बात की जाए ऑप्शंस के अनुसार तो चौथे नंबर पे आते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष, यह चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। उसके अलावा 5वें नंबर में कौन आएंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष ये 5वें नंबर पर आएंगे। ठीक है, ये 5वें नंबर पर आएंगे। उसके बाद 6ठे नंबर पर कैबिनेट सचिव आएंगे, ये 6ठे नंबर पर आएंगे कैबिनेट सचिव। ठीक है, और 7वें नंबर पर की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई है नहीं, 3, 3, 6 ही ऑप्शन है। तो अब क्या बनता है सही अनुक्रम, ऑप्शन 1। अब 1 से कहाँ शुरुआत हो रहा है, सारे के सारे में। 1 के बाद ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे वो भी है। फिर उसके बाद 6ठा नंबर आता है, तो 6ठा नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे प्रश्न में कह रहा है कि भाबर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि यह शिवालिक के तलहटी में पाया जाता है, तो जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग याद करते रहेंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि कट कट खट खट आराम से एकदम फास्टली चलते गए, पता ही नहीं चला कि भाई हुआ क्या। तो यह शिवालिका का तलहटी में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, भाबर प्रदेश, जो कि सही है। सिंधु नदी से लेकर तीस्ता तक फैला हुआ है। क्या चीज़ फैला हुआ है, भाबर प्रदेश का जो अगर फैलाव बोले क्षेत्र का, तो यह सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ये भी सही है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में कह रहा है कि नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है। ठीक है, भाबर प्रदेश में नदियाँ आके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है नीचे। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि यह कृषि के लिए सर्वोत्तम है, जो कि आपका गलत है। यह कृषि के लिए क्या है,
उत्तम नहीं है। ठीक है, उत्तम नहीं है, यहाँ की भूमि उसके लिए उत्तम नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था। किस लेखक ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। तो इसे लिखा था जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा यह पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा होती है। तो बात की जाए तो यह कार्य मंत्रणा समिति होती है। यह कार्य मंत्रणा समिति जो है वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये जो कार्य मंत्रणा समिति है उनकी सिफारिश पर एक धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा की जाती है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेसाम्बी रेंज कहाँ अवस्थित है। अगर बात की जाए आपसे पूछे प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है कि मेसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मेसाम्बी रेंज। और यह ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है उसमें से कहाँ पे है, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, एक मेसाम्बी रेंज है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, अब देखिए कमल तो उनके जन्म का प्रतीक है ही है और साथ साथ क्या है, बैल भी है। ठीक है, ये भी है। इसमें से अगर आपका ऑप्शन रहता घोड़ा, पीपल, कंटक और बैल, तो आप बैल के साथ भी आंसर कर सकते हो, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और सिंगल अगर कमल दिया हुआ है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। फीफा कप, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। फीफा क्लब विश्व कप जैसे 2022 आएगा अर्जेंटीना की याद आ जाएगी, लियोनेल मेसी की याद आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे एक जो है इस शब्द दिया हुआ है क्लब, उस पर ध्यान दिया कीजिए। फीफा क्लब की बात कर रहा है, वह विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। हालांकि ऑप्शन में कहीं अर्जेंटीना नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड यह फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और यह खिताब जो है उन्होंने कुल मिला के 5वीं बार जीता है। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया उनका, 5वीं बार इन्होंने यह खिताब जीता है रियल मैड्रिड के द्वारा। ठीक है, और उसने अल हिलाल को हराया है। अल हिलाल को 5-3 से हराया। यहाँ पे उप विजेता है अल हिलाल, उप विजेता अल हिलाल है। ठीक है, उप विजेता अल हिलाल है, उसको 5-3 से जो है रियल मैड्रिड ने हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। बात की जाए तीसरे युद्ध की तो यह 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। और यह किनके बीच हुआ था, तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, राइटिंग तो बिल्कुल घटिया है, और मराठों के बीच। ठीक है ना, वर्सेस, ये साइन आपका वर्सेस का हो गया। मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। 13वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रोफेसर आलोक चक्रवात द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो यह इस पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान को, यानी कि विमोचन कहने का मतलब इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके विमोचन कार्यक्रम में यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, विमोचन किया गया, लॉन्चिंग किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ एक और अगर बात की जाए यह बिरसा मुंडा के बारे में, तो यह जो है मुंडा विद्रोह जो है, बिरसा मुंडा इसके नायक थे। और मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक और याद रखेंगे, उलगुलान विद्रोह। एग्जामिनेशन में उलगुलान विद्रोह पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, प्रतिरोध की बात की जा रही है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला पे आधारित होता है
प्रश्न में कह रहा है कि यह किस कारण से होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, ठीक है, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं V बराबर IR, ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं V/I बराबर R, इस तरीके से, इस तीनों फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो आप जैसे करना चाहें वही ऑप्शन में, अगर मान लीजिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एक फार्मूला को याद रखेंगे I बराबर V/R, ठीक है, या V बराबर IR, तो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? बात की जाए पूना पैक्ट की तो यह हुआ था 24 सितंबर 1932 की, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में ये दे रखा है, और यह कहाँ हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था यह पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आखिर ये हुआ क्यों था पूना पैक्ट? तो ये क्या था ना कि इसमें दलित वर्गों के निर्वाचन में क्या किया था, उनका सीट के लिए उनका प्रावधान किया गया था या होने वाला था, इस पर गांधी जी अड़ गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन था? ठीक है, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक की अगर बात की जाए तो यह कब मनाया गया था, यानी यह इसका प्रोग्राम कब से कब तक था? तो 28 फरवरी से 13 मार्च तक यह चला था, ठीक है। क्या चला था? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले, और इसका फोकल देश था बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? यह मेडिसेप जो है यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, और यह इंश्योरेंस पॉलिसी पूछा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया गया है, और ये इस इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस स्कीम को केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? एडिनबर्ग की अगर बात की जाए तो यह स्कॉटलैंड का शहर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सर्वश्रेष्ठ शहर यानी कि प्रथम स्थान पर यही आया है, ठीक है। कौन आया है? स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग, जो कि आप सभी जान भी रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है शिकागो, ठीक है, शिकागो दूसरे नंबर पर है। शिकागो कहाँ का है? शहर अमेरिका का है। और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा मेडलिन, ठीक है, मेड स्पेलिंग में गलती हो सकता है, मेडलिन आ जाएगा तीसरे नंबर पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। बाथ पार्टी, लिकुडल पार्टी, अवामी पार्टी, इंकाथा फ्रीडम पार्टी पूछा गया है। एक तरफ पार्टी का नाम दिया गया है और यह पार्टी किस देश से संबंधित है, ऐसा आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है बाथ पार्टी। बाथ पार्टी जो है यह पार्टी इराक में होती है, यानी कि इस पार्टी जैसे बीजेपी भारत में है ना, उस तरीके से ये बाथ पार्टी इराक की पार्टी है। इराक देश में एक वहाँ का राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती है। लिकुडल पार्टी की बात करें तो यह इजराइल की राष्ट्रीय पार्टी है। आवामी लीग की बात की जाए तो यह कहाँ की है? आवामी लीग बांग्लादेश की है, ठीक है। और इंकाथा फ्रीडम पार्टी की अगर बात की जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका की पार्टी है, यानी कि वहाँ का राजनीतिक पार्टी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, इस तरीके से अगर ऑप्शन को आप देखेंगे जो मैंने सॉल्व किया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि WNTD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या जी? वर्ल्ड नो टोबैको डे। क्या होता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। यह हर साल कब मनाया जाता है? तो इसे 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई?
अमेरिका सेरिल की बात की जाए तो इनका जन्म जो है हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनका जन्म जो है वह हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी के बुडापेस्ट में हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था और यह जो है एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर लाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और आखिर भाई बढ़ते क्यों हैं? कोई कारण तो होगा। तो वह बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने के कारण। ठीक है, इसका भार जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, इसका मुख्य भूमिका होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण लिखने में ही थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रूढ़ है। स्थल रूढ़ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लेंगे तभी इसका हम आंसर कर पाएंगे। तो स्थल रूढ़ जो होता है उस जगह को या अथवा उस भूभाग को कहते हैं जहाँ पे चारों ओर से क्या होता है वो स्थल से घिरा होता है। ठीक है, उसी को स्थल रूढ़ देश कहा जाता है। ठीक है, आप सुन लिए। अगर आपको आंसर करना है तो इसका हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, यह पराग्वे और बोलीविया जो है वह दक्षिण अफ्रीका के कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका के 2 देश है जो कि चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के संदर्भ में और इसका आयोजन किस शहर में किया गया है या किया जाएगा। प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछा गया था तो यह खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। बात की जाए तमिल नव वर्ष को तो उसे सबसे पहले अगर बात की जाए तो यह मनाया कहा जाता है। ठीक है, और यह तमिल नव वर्ष क्यों मनाया जाता है तो नव वर्ष से ही संबंधित होता है नया साल। ठीक है, नया साल होता है। ठीक है, और इसे वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। और कहाँ है? तमिल में मनाया जाता है, तमिलनाडु, तमिल। ठीक है, और अगर बात की जाए तो अगर पूछा गया है कि यह जो है मनाया क्यों जाता है तो देखिए उस समय से कैसे आपका मकर संक्रांति होता है, आपका कोई अलग होता है जिस समय उस राशि में प्रवेश करता है तो वहाँ से इसकी उसी दिन से शुरुआत होती है, इसी कारण से यह मनाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम रहता है जिसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं नए साल के लिए, तो उसका उसी समय से वरुसा पिराप्पू के नाम से इसको तमिल भाषा में जाना जाता है नव वर्ष को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मान्यता देता है। देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है कुल 22 भाषाओं को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, इसके अलावा किन भाषाओं को साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो यह राजस्थानी और अंग्रेजी इन दोनों को मान्यता दिया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 में कह रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका पूर्ण रूप है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की अगर बात की जाए वह स्थित है तो वह कहाँ स्थित है तो वह कच्छ में है, और कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, इतना स्पेस है तो भाई यहाँ पे क्यों लिखें, कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। लाल तप्त कोप जो होता है कोक, लाल तप्त यानी कि तपा हुआ गर्म जो है उस कोक पर भाप को अगर प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है तो जब लाल तप्त कोक पर भाप को प्रवाहित किया जाएगा तो उस दौरान जल गैस हमें प्राप्त होता है, जल गैस निकलता है, प्रवाहित होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है तो सबसे पहले नोबेल गैस की अगर बात की जाए
तो उसे अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोबेल गैस को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। और आपसे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो अक्रिय या निष्क्रिय जो है, निष्क्रिय गैस कह सकते हैं, वह वायु में नहीं पाया जाता है। निष्क्रिय गैस इसको कहेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, निष्क्रिय, निष्क्रिय राइट है। ठीक है ना, तो पूछा गया कि वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन जो है एकमात्र जो है वह निष्क्रिय यानी कि नोबेल गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यह एकमात्र क्या है, रेडियोधर्मी है, रेडियोधर्मी है। कौन सा है, रेडॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है, और टोकामल जो एनर्जी है वह किस देश में आधारित है। तो अगर बात की जाए टोकामल एनर्जी की, तो यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, कई बुक में या कई जगह इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रखा है, लेकिन ये आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो आपका करेक्ट आंसर है। यह कहाँ है, ब्रिटेन में है। और देखिएगा, आप गूगल करिए या किसी बुक के सोर्स के माध्यम से जाइए तो वहाँ पे आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। तो यह कहाँ है, यूके यानी कि ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में। यह टोकामक एनर्जी परमाणु संलयन जो परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया है ना, वह टोकामक एनर्जी का संबंध ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सी धातु Ai से कम अभिक्रियाशील है। अगर बात की जाए ऑप्शन की, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कम अभिक्रियाशील के बारे में आपसे प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये तो अभिक्रियाशील है, लेकिन ये जिंक जो है वह कम अभिक्रियाशील है। साधारण प्रश्न था, आपने पिछले सेट में भी किया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इन्हें बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह कौन से हैं, 16वें राष्ट्रपति है बांग्लादेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 35। मैराडोना की अगर बात की जाए तो उनका संबंध किस खेल से है। सबसे पहले तो इनका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, और वह अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के मैराडोना। और इस बार की जो है फीफा विश्व कप जो है अर्जेंटीना जीता है, जिसमें लियोनल मेसी जो थे उनके शानदार प्लेयर हैं। उनको जो है इस फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल और एम्बाप्पे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं। अगर बात की जाए, अच्छा बाथ स्पंज कहते क्यों हैं, तो क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए यूस्पंजिया, ठीक है, यूस्पंजिया जो है उसे बाथ स्पंज कहते हैं, और इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति का 2022 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। सबसे पहले अगर बात करें वायु शक्ति की, तो यह वायु शक्ति अभ्यास फ्रांस और भारत के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, फ्रांस वर्सेस इंडिया, है ना, इंडिया लिख देते, एक इंग्लिश एक हिंदी, अच्छा लगेगा, है ना। भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। और पूछा गया है कि 2022 का संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ऐसा इसलिए भी था दोस्तों कि आप देखिए कि सारे कार्य जो है, सारी गतिविधियां कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, और पूर्णतः एकाधिकार था उनका, और इन्हीं का वर्चस्व था, इन्हीं का अंग्रेज़ों से संपर्क था। तो इस तरीके से इसने एक स्टेटमेंट दे रखा था कि भारत मतलब क्या है, कांग्रेस है। इस तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 19 नवंबर 1986।
1986 को यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगर बात की जाए इसे किस आर्टिकल के तहत पारित किया गया था, तो आर्टिकल अनुच्छेद 253 के तहत इसे आर्टिकल 253 के तहत इसे पारित किया गया था। एक पिकोमीटर किसके बराबर होती है, तो एक पिकोमीटर जो है वह 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर में डेटा के लिए यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है, तो यह जो है यूएनडीपी की अगर बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यूएनडीपी के साथ एग्रीमेंट किया गया है। दोस्तों थोड़ी सी गले में परेशानी है, बोलने में परेशानी हो रही है, फिर भी मैं क्लास को ले रहा हूँ। तो आप लोगों का स्नेह प्यार और सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, तो आप लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पे दरोगा की जो सेट प्रैक्टिस होने वाली है वह किसी भी यूट्यूब चैनल से सबसे बेहतरीन होने वाली है और होती भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 42। उससे पहले इसका करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सरकार के द्वारा यूएनडीपी के साथ एग्रीमेंट किया गया है। राज्य सरकार ने डेटा क्लाइमेट रेजिलेंट के लिए एग्रीकल्चर के लिए इसके लिए तेलंगाना सरकार ने यूएनडीपी के साथ भागीदारी की है। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, तो कुल मिला के जो है यह 25 लाख रुपए दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अवार्ड के रूप में। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसने प्राप्त किया था, तो यह विश्वनाथन आनंद के द्वारा प्राप्त किया गया था। विश्वनाथन आनंद, आप इनका नाम सुने हैं, कोई परिचय के यह मोहताज नहीं है। यह शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। शतरंज के 2 बार हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जो है अमेरिका से इनका संबंध है। आप इसका आंसर कर सकते हैं, यह है ऑस्टिन बटलर। इन्हें 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध है अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। उष्मा का सबसे अच्छा चालक की अगर बात की जाए तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चांदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। भाई क्यों बढ़ जाएगी, आंसर हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ता है उसका कारण है। कारण यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो आप जाहिर से वातावरण में गर्मी होगी और उस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या हो जाएगी, अणुओं की गति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होता है, अणु जो होती है ना, अणुओं की गति बढ़ जाती है। ठीक है, जब अणुओं की गति बढ़ेगी ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्वनि उसमें कंपायन ज़्यादा होगा ना, तेजी गति से होगा, शीघ्रता से होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए दक्षिण गंगोत्री की तो ऑप्शन में है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, और बी में है वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि भारत का प्रथम अंटार्कटिक क्षेत्र से शोध केंद्र। ठीक है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। तो प्रश्न में पूछा यह गया था कि दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता था, तो यही है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध जो है, इस अंटार्कटिक शोध को क्या जाना जाता है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परावर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किया जा नहीं सकता है, पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रावधान किया गया परावर्तन का, वह किस जो है संशोधन के द्वारा, तो यह 11वें संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में परावर्तन किया गया।
और यह कौन था 11वां संशोधन 1962। ठीक है, यह 11वां प्रावधान किया गया था 1962 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण आखिर होता क्या है? तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन, है ना। पानी के अणुओं के द्वारा क्या होती है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, तो इसी के कारण वो क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। यह प्रश्न पहले भी किया जा चुका है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? तो यह 929 जो है वह आखिर है क्या? क्यों इसका नाम 929 ही दिया गया? 921 भी दे सकते थे। तो 929 जो है यह इसलिए दिया गया है, तो कुल मिला के 929 मतदान केंद्र को जो क्या किया जाएगा? कंप्लीट किया जाएगा। और इसी के लिए जो है वह यह जो है त्रिपुरा में, ठीक है, यह त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा मतदान में क्या हो कि अधिक बढ़ोतरी हो, अधिक से अधिक लोग मतदान जो एलिजिबल है वो क्या करे कि मतदान करने जा सके। और इसके तहत लगभग 90% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कुल वोटर जो होते हैं उनमें से क्या होते हैं, आप जितने भी अगर लीगल वोटर है वो 100% कभी भी पोल नहीं हो पाता है, आप जानते भी होंगे, चाहे कारण जो भी हो। तो वो इस बार लक्ष्य रखा गया है कि भाई 90% तक आपको वोट डलवा लें, ऐसा उनका लक्ष्य रखा गया है। इसी के लिए 929 यानी कि 929 मतदान केंद्र को स्थापित करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह लक्ष्य रखा गया है किस सरकार के द्वारा? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यह रखा गया है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो यह जो है यह प्रावधान की अगर बात की जाए तो यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका। फिर से पढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझने में मिस्टेक होगा मेरे से, इसके लिए सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर में कह रहा है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? देखिए, अभिकारक किसके लिए? उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए। तो यह होना चाहिए क्या चीज़? अम्ल और क्षार होना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक का क्या आपको जरूरी है? अम्ल और क्षार की जरूरत है। यूनिसेफ इंडिया मतलब उसका गुण अम्लात्मक और क्षार दोनों होना चाहिए, तभी जाके यह उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। प्रश्न संख्या 54 में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या हो जाता है? तो जब बाएं से अगर दाएं जाएगी तो परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है? तो यह जो है 11वीं है। ठीक है, 11वीं समाज जो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका यह मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और आखिर बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो समाज के न्याय एवं रोजगार को विकसित करने का इसमें भी लक्ष्य रखा गया था। प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, आखिर यह तरीका क्या है जो बताता है? तो यह बताता है भ्रूण के लिंग को। ठीक है, यानी कि जो बच्चा शिशु जो पल रहा है, ठीक है, उसका लिंग निर्धारित करने के लिए तो यह एमनियोसेंटेसिस एक मेथड है, एक तरीका है, एक माध्यम है। ठीक है, भ्रूण के लिंग को निर्धारण करने का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीयक क्षेत्र। आप जानते होंगे सेवा का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है? बात की जाए द्वितीय क्षेत्र की तो उसमें
विनिर्माण जो है, विनिर्माण को शामिल किया गया है। ठीक है, विनिर्माण को शामिल किया गया है। बैंकिंग, व्यापार और बीमा ये सारे के सारे तृतीयक में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपसे प्रश्न किया जा रहा है द्वितीयक क्षेत्र की। ठीक है, तो विनिर्माण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार का सुझाव दिया है। तो बैंकिंग समिति के बारे में, सुझाव के बारे में बात की जाए तो यह इनका संबंध नरसिम्हन समिति से है। ठीक है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग से संबंधित सुझाव के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ईरान की मौद्रिक इकाई क्या है। ईरान की मौद्रिक इकाई की अगर बात की जाए तो इसका है रियाल। ठीक है, रियाल है इसका मौद्रिक इकाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्र के विभाजन को क्या कहते हैं, यानी कि उसके जो केंद्र का जो डिवीज़न होता है उसको साइटोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइटोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पे मैं अभी वीडियो बनाते हुए आपको यह दावा कर रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर को ये डाउट हो जाए कि भाई साहब ये कैरियोनियोसिस होगा, डाउट यहाँ होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कैरियोकेनेसिस। ठीक है, जो कि आपका गलत होगा, ये गलत है। ठीक है, ये सब गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकिनेसिस। यह एक प्रक्रिया है केंद्र के विभाजन को, है ना, केंद्र के विभाजन को इसी नाम से जाना जाता है, साइटोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी निगेटिव कमेंट पे आप ध्यान नहीं देंगे। आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटे इस प्रश्न को डिस्कस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद तब जाके वीडियो बनाने का काम होता है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेंगे। आंसर जो भी दिया जाएगा, हाँ इंसान हूँ, गलती हो सकता है, लेकिन 100% कोशिश करता हूँ कि करेक्ट ही दे पाऊँ। अगर मेरे से कभी मिस्टेक हो जाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट थोड़ा सम्मानपूर्वक होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था, एक हनुमान करके कुछ आईडी से अजीब तरीके का मैसेज आ रहा था। तो वो मैसेज क्या था कि इस चैनल को बुरा बताने का, गिराने का, है ना। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई डाउट क्या है, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अलग अलग चैनल का प्रमोशन वो लोग करते हैं, और मैं चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सेट बना रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो डाउट क्लियर कीजिए, और आपकी बेहतरी, मेरी बेहतरी, हम सभी की बेहतरी के लिए मैं इस सेट को बनाता हूँ। ठीक है, तो आप प्रश्न को बिल्कुल पढ़ें, समझें। अगर आपको डाउट होता है तो पहले सेल्फ एनालाइज कर ले, और सेल्फ एनालाइज करने के बाद फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये आंसर गलत है, तब जाके आप कमेंट करें भाई साहब। क्योंकि ये 3 से 4 घंटा लगता है मुझे प्रश्न के आंसर को डिस्क्राइब करने में, समझने में, खुद को सेटिस्फाइड करने के बाद मैं यह वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। अगर बात की जाए कि भाई लाल रंग क्यों दिखाई देता है, तो उसमें स्ट्रांसियम के कारण यह लाल रंग है और दिखाई पड़ता है। और अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 63 की, तो 63 में पूछा गया है कि हरा प्रोटोजोआ, है ना, उस हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ जो है वह यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था। पागलपंथी विद्रोह को जो है वह करम शाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। करम शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर बात की जाए तो यह हुआ कब था, तो देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हुआ। यह 1813 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं कि 1813 में ही चला था, उसके बाद भी यह जारी रहा। तो 1813 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह बंगाल में शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जगह हुआ होगा, लेकिन इस शुरुआत की अगर बात की जाए तो यह बंगाल में हुआ और 1813 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पागलपंथी विद्रोह का नेता यानी इसका नेतृत्व करने वाला करम शाह था। उसके बाद इनके पुत्र का द्वारा इनका संचालन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था। सबसे पहले वन नीति 1894 में लागू हुआ था। 1894 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66।
हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमा में किसका अधिक प्रयोग किया जाता है या अधिक प्रयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो उसमें मुलायम चूना पत्थर और स्टेटाइट का यूज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी और बी दोनों होगा तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मटर की कौन सी प्रजाति पत्ती विहीन प्रजाति है, यानी कि ऐसी प्रजाति जिसमें पत्ती नहीं होती है। वैसी प्रजाति की बात की जाए तो यह अपर्णा है। अपर्णा मटर की एक प्रजाति है जो कि पत्ती विहीन होती है। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? अलीनगर की संधि की बात की जाए जो कि कब हुई थी? फरवरी 1757 में हुई थी। ठीक है, 1757 में हुई थी और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। वो उसका श्वसन अंग यानी कि वह श्वास जो लेता है वह वातक यानी कि ट्रैकिया के माध्यम से लेता है। अगर उसके पास गील गड़फड़ा होता तो वह सांस ले पाता। पानी में भी फुफ्फुस होता धमनी तो उसके माध्यम से भी वो सांस ले सकता, फुफ्फुस कोश के माध्यम से भी ले सकता था, लेकिन उसके पास ये सब जो है नहीं होते हैं। वातक ट्रैकिया पाई जाती है जो कि वो पानी में सांस नहीं ले पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? देखिए गंगा राष्ट्रीय जीव नहीं है, गंगा डॉल्फिन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, प्रश्न होना चाहिए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। मनमोहन सिंह सरकार में थे, उसी समय किया गया था। प्रश्न संख्या 72 की अगर बात की जाए तो मैरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मैरीन नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो यह गुजरात में स्थित है। मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है या अवस्थित है। अवस्थित कह सकते हैं, स्थित सही नहीं है। एक प्लेस के लिए अवस्थित सही शब्द होता है। प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है कि किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है? गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन अगर आप समझेंगे तब जाके इसका आंसर समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। ठीक है, और भूरी क्रांति की अगर बात की जाए तो यह जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन से इसका संबंध है और साथ ही साथ उर्वरक उत्पादन से भी इसका संबंध है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को भी इंडिकेट करती है उत्पादन, और इसका और मतलब होता है उर्वरक उत्पादन भी। ठीक है, इस दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक परिश्रम किए, किन से प्रभावित हुए थे? देखिए उन्होंने रस्किन की जो लिखी है एक पुस्तक जिसमें अनटू द लास्ट है, वह पुस्तक की नाम अनटू, स्पेलिंग पर नहीं ध्यान देंगे, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। इस पुस्तक से जो कि रस्किन के द्वारा लिखी गई थी इससे प्रभावित थे। इसके बाद गांधी जी ने कहा था कि इस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इतने प्रभावित हुए थे। तो यहीं से गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए प्रभावित हुए थे रस्किन से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जुकू घाटी कहाँ अवस्थित है? बात की जाए जुकू घाटी की तो यह नागालैंड में अवस्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? जाइलम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर प्रश्न को देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सीप ट्यूब। सीप ट्यूब की अगर बात की जाए तो यह पाया ही जाता है फ्लोएम में। सीप ट्यूब जो है यह फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक है, फ्लोएम में पाया जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम तत्व नहीं है तो फ्लोएम में पाया जाता है, जाइलम तत्व वैसे ही नहीं है। और यह क्या करता है? तो यह जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, तभी तो जाइलम होता है ना। तो यह फ्लोएम क्या करता है? भोजन यानी कि खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है।
ठीक है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर से जो क्रम है वो कैसे, इसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन होगा, वो क्रम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो सबसे अगर पहले बात की जाए तो यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल इस तरीके का दिया गया है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल, है ना, यहीं से ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। तो हम डायरेक्टली इसी पे आके आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्रम क्षोभ मंडल का होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आएगा। ये क्रम आपका सही है, धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल का। ठीक है ना, और ये एक स्तर बाय स्तर बढ़ते जाता है, यही आपका सही क्रम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शनि ग्रह है। शनि क्या ग्रह है, तो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। ठीक है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है। यहाँ पे आंसर अगर है तो नेपच्यून से गर्म आपका आंसर हो जाएगा। शनि की अगर बात की जाए तो शनि जो ग्रह है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गया है ना। शनि जो है वह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कहाँ का, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से अगर दूरी की अगर बात की जाए तो दूरी के हिसाब से अगर बात की जाए तो कौन सा है इसका क्रम, बृहस्पति के बाद। ठीक है ना, बृहस्पति लिखने में ही परेशानी हो जाती है, बृहस्पति के बाद छठा है ना, दूरी के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा की अगर बात की जाए तो किस प्रकार के पौधे को ब्रायोफाइटा कहा जाता है, तो यह ऐसे पौधे होते हैं कि जिनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाई जाती है, उसी को ब्रायोफाइटा कहा जाता है। तो इसमें मॉस जो है, मॉस वह एक प्रकार का ब्रायोफाइटा पौधा है। ठीक है, इसमें क्या होती है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस वायसराय ने यह कहा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। तो यह कहा गया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था कि अगर गांधी नहीं होते तो दुनिया क्या होती, बहुत ही खूबसूरत होती। और इनका कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1866 से 1941 तक यह जो थे कौन, लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल के पद पर थे। गवर्नर जनरल इसके पद पर थे लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा ही कहा गया था कि गांधी अगर नहीं होता तो दुनिया बेहद खूबसूरत होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मजदूर संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन डैश कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर आराम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंडिकेट। सिंडिकेट एक ग्रुप ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रॉबरी करने वाला भी एक सिंडिकेट होता है, उसका समूह होता है। और उसके बाद बैंक जो है, बैंकों का भी सिंडिकेट होता है। उस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सिंडिकेट होता है। तो सिंडिकेट मजदूरों के संगठन का भी सिंडिकेट होता है, एक ग्रुप होता है। तो उसी को अगर पूछा जाए कि मजदूर संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को डैश कहा जाता है, तो इस संगठन जब भी होगा तो एक सिंडिकेट बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ। फ्रांस में आतंक का राज सन 1793 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1793 में करेक्ट आंसर आपका 1793 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए इसकी, तो यह जो है इसका समाप्ति की अगर बात की जाए तो यह समाप्त हुआ था 27 जुलाई 1794 को। ठीक है, प्रश्न था फ्रांस में आतंक राज का किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तारीख की अगर साथ बात करें डेट के साथ, तो 5 सितंबर 1793 में स्थापित हुआ है। और समाप्ति कब हुई, 27 जुलाई 1794 को यह समाप्त हो गया था। ठीक है, समझते जाएंगे आराम से, बहुत ही साधारण प्रश्न है।
83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि त्रिराष्ट्रीय समझौता यानी कि ट्रिपल। अभी ये प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करने वाला है, बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर सही से नहीं पता होगा। अब यहाँ पे क्लियर होने वाला है, डाउट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल प्रश्न नहीं करेंगे। ट्रिपल एंटिटी को याद रखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं एंटेटे। ट्रिपल एंटेटे की अगर बात की जाए तो कौन सा देश शामिल नहीं था, ठीक है, तो यह ट्रिपल एंटिटी में जो है वह जर्मनी शामिल नहीं था, ठीक है, जर्मनी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका नहीं शामिल है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल जो है एंटिटी एक ग्रुप था, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड का एक ग्रुप था, ठीक है, यह ट्रिपल एंटिटी था, यह एक ग्रुप था। अगर इसके अलावा अगर ट्रिपल अलायंस की बात की जाए, देखिए ट्रिपल अलायंस को ही आप समझ जाएंगे त्रिराष्ट्रीय समझौता, तो अलायंस है ट्रिपल अलायंस। यह ट्रिपल अलायंस जो था वो 1882 में था स्थापित, या ये अलायंस जो हुआ था गठबंधन, एक समझौता हुआ था वो 1882 में हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल था। ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ, और इटली, जर्मनी तो पहले ही है, इटली शामिल था। तो यह प्रश्न आपका ये आ जाएगा, आप इससे इसको रिलेट कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, यह एंटिटी अलग है, अलायंस अलग है, ठीक है। इंग्लिश से आपका क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। प्रश्न ये है कि त्रिराष्ट्रीय समझौता यानी कि ट्रिपल एंटिटी में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो यह ट्रिपल एंटिटी जो था वह इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का एक समूह था, जिसमें जर्मनी शामिल नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 84, अन्नागार निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं। अब देखिए अन्नागार की अगर बात की जाए यानी कि अन्न, ठीक है ना, खाद्यान्न जो है, तो वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से प्राप्त किए गए हैं, इनके प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कपास किस कुल से संबंधित है। कपास की अगर बात की जाए तो यह कपास मालवेसी कुल का पौधा है, ठीक है, और कपास क्या है, एक नकदी फसल है और एक खरीफ प्रकार का फसल है। कपास किस प्रकार का फसल है, खरीफ प्रकार का नकदी फसल है, ठीक है, और यह मालवेसी कुल से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, एक लड़के से परिचय कराते हुए रीतिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो रीतिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है। अब देखिए एक लड़का है, एक लड़के से परिचय कराते हुए रीतिका ने क्या कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब मान लीजिए पिता यहाँ जनरेशन में रहे, उनका पुत्र नीचे आएगा ना, तो यहाँ आ गया, ठीक है, पिता के, देखिए यहाँ पे, इस पे यहाँ पे गौर कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र, अब फिर इसका पुत्र, ठीक है ना, का पुत्र है। एक लड़के से परिचय करा रही है रीतिका और वह कह रही है कि यह, ठीक है, यह मेरे पिता यहाँ आगे के इकलौते पुत्र, फिर उसका ये पुत्र है, और इसी से रीतिका परिचय करा रही है। तो रीतिका इसकी बहन होगी, रीतिका जो है इसकी बहन हो गई, ठीक है ना, और तो रीतिका का इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो रीतिका का उस लड़के की माँ, लड़का यहाँ है और ये इसका भाई है, तो इसकी वाइफ जो है, वाइफ के लिए जिगजग देते हैं, वाइफ यहाँ आएगी, तो वाइफ से रीतिका का संबंध क्या होगा, तो रीतिका क्या होगी, इसकी ननद हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 87 नंबर में कह रहा है कि यदि क्राउन है ना, CROWNED को कोड में APMULCB है, तो TAP का कोड ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो देखेंगे C है, ठीक है ना, C की अगर बात की जाए तो फिर देखिए C के बाद बढ़ने पर A आएगा, घटने पर A आएगा, तो घटेंगे, कितना घटेगा, 2 माइनस होगा तो A आएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर की अगर बात करी जाए, यानी कि अगर अल्फ़ाबेट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें C का क्रम तीसरा होता है, और यहाँ पे इससे अगर रिलेट करते हैं तो A का क्रम कौन होगा, पहला, तो जाहिर सी बात 2 माइनस हुआ होगा, ठीक है ना, -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे R का क्रम 18वां होता है, ठीक है, और P क्या हो गया, M13 N14 P15, ठीक है, MNO 15, M हो गया यहाँ पे 13, N हो गया 14, है ना, NMNO हो गया
15, तो पी हो गया 16, तो 16 और ये 18 है, ठीक है ना। तो इसका क्रम भी जो है 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 में से 2 चला जाएगा, तो सब में 2 माइनस का क्रम चला जा रहा है। तो टी, ए और पी है, तो टी का अल्फ़ाबेट ऑर्डर में 20वां पोजीशन होता है और ए का पहला पोजीशन होता है और पी का क्या होता है, 16वां पोजीशन होता है, ठीक है। एम 13, एन 14, ओ 15 और पी 16। अब इसमें से 2 घटाना है तो 18 आएगा, टी में से 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो 18 यहाँ पे कौन होता है, आर होता है, ठीक है, आर हो जाएगा। ए में ए एक माइनस हो जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, जेड पर, ठीक है ना। और जेड में से एक और माइनस हो जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, वाई पर, ठीक है। अब पी की बात कर रहा है, पी 16 है, अब इसको 14 पर पहुँचाना है, तो 14 करने के लिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में -2 किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 5, 9, 15 हो रहा है, 16 और क्या 29 हो रहा है और 49 और क्या 89 होते जा रहा है। अब देखिए इस प्रश्न को गौर से समझिए। अभी इसे देखेंगे तो 5 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में 1 अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है 15, ठीक है। अब 16 और 29 को ऐड करते हैं तो 9 6 15, 2 1 3 1 4, तो 45 में कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। तो 45 तो ये तो होगा नहीं, ऐड करेगा तो बढ़ेगा, या 48 होगा या 51 होगा या 54 होगा। अब इसको भी तब तक सॉल्व करते हैं। 9 9 18, ठीक है, 9 9 18 हो गया और 8 4 12 1 13 हो गया। 138 में क्या चीज़ ऐड किया है तो 147 आया है, तो 17 में से 8 जाएगा तो ये 9 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें नियरेस्ट की अगर बात करें, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 9 ऐड किया, ठीक है। इस आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है पता नहीं, और यहाँ पे क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर के आसपास होना चाहिए, आसपास भी आ जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 ऐड करते हैं, 2 का स्क्वायर तो 49 आता है, ठीक है। तो 49 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 49 के आसपास ऑप्शन नंबर बी आपका है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर मैथ के प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। त्यौहार के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। मान लो 100 रुपया रहेगा, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, सॉल्व खुद आप कीजिएगा। 100 रुपया है तो उसमें 10% की छूट देगा तो 90 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। और छूट देने के बाद भी उसे 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो 20% फ़ायदा किस में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में ना, तो वहाँ से आपका सेलिंग कॉस्ट सब भी निकल जाएगा। बहुत साधारण प्रश्न है। 20% का लाभ होता है, यदि कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस को, अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, और प्रॉफिट आपका कितना आता है 20%, तो किसके पर आएगा 20% सीपी पे ही आएगा, तो 20 रुपया और ऐड हो गया, तो सीपी और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा सेलिंग, आपको सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग जब 10% डिस्काउंट करके 120 आ रहा है तो मार्क प्राइस कहाँ होगा, तो वहाँ से आप मार्क प्राइस निकाल लेंगे। अब जब सब क्लियर हो रहा है तो डायरेक्टली बिना डिस्काउंट किए कितना प्राइस आ रहा है, वहाँ से आप इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो आप देखेंगे 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर के साथ लिख के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18 और 36 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 9 शेष बचे और 11 से विभाजित हो जाए। अब देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न है। 11 से विभाजित होने का क्या होता है रूल, यानी कि अगर ऑप्शन को देखें तो 6 एक साथ पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा को करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस होना चाहिए, है ना, कट जाना चाहिए। तो 6 एक साथ 9 2 11, तो ये होगा नहीं। फॉर्मूला होता है 11 से डिविजिबिलिटी का। 8 8 1 9 और 9 आई 0 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 1 9 हो रहा है, 9 में से 0 जा रहा है तो ये तो नहीं हो रहा है। 7 1 8 हो रहा है, 0 और 1 हो रहा है। तो यहाँ से अगर 11 का डिविजिबिलिटी का नियम पता होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और वैसे अगर समझना चाहते हैं तो 15 18 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। उस तरीके से उसमें आप जो एलसीएम आएगा उसमें 9 ऐड कर देंगे तो वो संख्या होगी, और उस संख्या को डिविजिबल करके देखेंगे 11 से कौन सा कट रहा है। वैसे भी आपका प्राप्त कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट मेथड है। जब आपको 11 का विभाजित होने का नियम पता रहेगा तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91।
1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में 1849 में दादो पांडुरंग के द्वारा किया गया था। 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शिलोंग चेरापूंजी एवं मासीन राम किस पहाड़ी में स्थित है? तो यह जो है खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। कहीं कहीं खासी और जयंतिया आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका गलत है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो यह प्रस्तावना के भाग में इसका उल्लेख किया गया है। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चोल मंदिरों की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसकी मुख्य विशेषता जो है चोल मंदिरों की, तो उसमें क्या होता है, गोपुरम होता है। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध विशेषता होती है और यह अधिकतर दक्षिण भारत में पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार का मंदिर दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में अधिकतम। प्रश्न संख्या 95 की बात करें तो किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्भाब उसके नाम से जाना जाता है? यानी कि तिब्बत में लांगचेन खम्भाब नाम दिया जाता है, तो वह हो जाएगा आंसर सतलज नदी। ठीक है, इसे लांगचेन खम्भाब के नाम से जाना जाता है। 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन समिति के निम्न में से कौन शामिल है? तो यह अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता, ये सारे के सारे, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन समिति में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 3 4 5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केरल के नारायण गुरु का संबंध था। तो केरल के नारायण गुरु का संबंध था यहाँ पे मंदिर में प्रवेश आंदोलन से लेकर के अस्पृश्य जाति के लोगों के आंदोलन से। हुआ क्या था कि जो छुआछूत का जो उस समय प्रचलन था अस्पृश्यता का, उससे क्या होता था, मंदिरों के प्रवेश पर रोक होता था। तो यहाँ पे इस दोनों को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ए और बी आपका दोनों हो जाएगा ऑप्शन, जो कि ऐसा दे नहीं रखा है, लेकिन आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ए और बी, ए और सी। ठीक है, ए और सी आपका दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। बात करें प्रश्न संख्या 99 की, तो पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकारों का विनिश्चय करती है? तो यह जो है अनुच्छेद 194 के तहत है ना, प्रत्येक राज्य विधानमंडल जो है अपने विधायकों के विशेषाधिकार का विनिश्चय आर्टिकल 194 के अंतर्गत के अनुसार करती है। 100वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कम्बन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो कम्बन की रामायण जो है वह तमिल साहित्य का एक गौरव ग्रंथ है। इस प्रकार से दोस्तों सेट नंबर 12 का कुल 100 प्रश्न को हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रश्न पर अगर आपको संदेह हो, डाउट हो, आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो ज़रूर पूछें। कमेंट बस थोड़ा सा सम्मानपूर्वक होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे दरोगा की सर्वश्रेष्ठ सेट प्रैक्टिस जो यहाँ पे कराई जाती है और कराई जा रही है, और आप देखेंगे जैसे डे बाय डे नज़दीक आते जाएगा यह तैयारी और यह आपका शेड्यूल और भी बढ़ता जाएगा। तो क्या करें, चैनल को अभी ज्वाइन करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी वो सबसे पहले आप तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।